नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले रायपुर की ओर नजर डालेंगे। गुढ़ियारी में बजरंगियों ने बवाल मचाया है। मारुति मंगलम भवन के पास हंगामे की स्थिति। गरबा में बज रहे फिल्मी गानों को बंद कराने की मांग थी। रात 10 बजे गरबा बंद करने की बजरंगियों ने मांग उठाई। आधार कार्ड देखकर ही एंट्री देनी चाहिए, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा था। पुलिस मौके पर पहुंची, सभी को खदेड़ा है। ये तस्वीरें आप देखिए, रात 10 बजे के बाद का ये नजारा है। गुढ़ियारी में बजरंगियों ने जमकर बवाल काटा। फिल्मी गानों को बंद कराने की मांग कर रहे थे। ये भी मांग की जा रही थी कि गरबा पंडाल में किसी को बिना आधार कार्ड दिखाए एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आपको बताएं कि पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग विरोध दर्ज करवाने आए। मौके पर पुलिस पहुंची, मामले को शांत करवाया गया और उसके बाद ये स्थिति कि इन सभी को इस इलाके से खदेड़ा गया। तो नवरात्रि का समय है और इस दौरान बवाल की स्थिति इसलिए भी देखने को मिलती है क्योंकि कई सारे हिंदू संगठन न सिर्फ फिल्मी गानों का विरोध करते हैं बल्कि संगठनों की मांग भी होती है कि किसी भी गैर हिंदू को पंडाल में पहुंचने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आधार कार्ड दिखाकर इसलिए कहा जाता है जिससे पहचान इस व्यक्ति की हो पाए। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि परिवार समेत अगर व्यक्ति पहुंचता है तो उसे एंट्री दी जानी चाहिए, वरना किसी भी गैर हिंदू को एंट्रेंस की इजाजत नहीं होनी चाहिए। सीधे रायपुर का रुख करेंगे। सही के युगल तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, गुढ़ियारी में जो स्थिति बनी, फिलहाल मौजूदा हालात क्या कुछ कहते हैं आगामी कार्यक्रम को लेकर, और अभी तक क्या कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से लेकर हुई है? जी बिल्कुल, देखिए इस तरह से बजरंगी है वहां पर पहुंचे थे, बड़ी संख्या में पहुंचे और जमकर हंगामा भी मचाया था। दरअसल उनकी मांग थी कि जितने भी गरबे हो रहे हैं वो इस तरह के संगीत पे ना हो, फुहरता उस पे ना परोसी जाए, और उसी को लेकर के वो लगातार आपत्ति है वो दर्ज करा रहे थे। उन्होंने ये भी मांग कर रहे थे कि जहां भी गरबा हो रहा है उसकी समय है उसको उस पर विशेष करके ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ गैर जो हिंदू है या फिर ऐसे लोग वहां पर ना पहुंचे, और जब जो भी गरबा अंदर करने जा रहे हैं उनकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, आधार कार्ड भी उन्हें जमा कराने चाहिए। इन तमाम बातों को लेकर के लंबे समय तक हंगामा चल रहा था। जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और समझाई देकर के वहां से उन्हें हटाया गया। तो इस तरह की जो स्थितियां हैं वो बन रही थी। चूंकि नवरात्र का सीजन है और जगह जगह गरबा है, गरबा रास है वो हो रहा है, तो ऐसे में इस तरह का विरोध प्रदर्शन के मायने हर कोई समझ रहा है कि आखिर इसके मायने क्या हो सकते हैं। और यही वजह है कि अब जो सुरक्षा है इन पंडालों पर भी चौकसी है वो बढ़ाई गई है, और जो आयोजक हैं वो भी इस बात का ध्यान रख रहे हैं। फिलहाल हंगामा हुआ और हंगामा को पुलिस ने शांत करा के उन्हें वहां से रवाना किया। जी ठीक है, फिलहाल रायपुर शहर में क्या कुछ हालात हैं गरबा पंडालों को लेकर, ये भी समझना चाहेंगे। क्या अलग अलग जगह जहां आयोजन होते हैं वहां इसी तरह की स्थिति बनती है, या फिर शांतिपूर्वक ये त्योहार निकल सके, लोग मना सके, इसके लिए प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम? जी बिल्कुल, देखिए जहां जहां भी गरबा का आयोजन हुआ है पुलिस और प्रशासन को इसकी सूचना दी गई है, और इन स्थानों पर व्यवस्थाएं भी पुलिस ने की है। लेकिन इस तरह से अचानक जो भीड़ है, जो हुड़दंग करने वाले लोग हैं, अगर एकत्र हो जाएं तो इस तरह के जो हालात हैं वो बनते हैं। और चूंकि नवरात्र का सीजन है इसलिए सिर्फ रायपुर ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी बड़े शहर हैं उन शहरों में इस तरह का जो कल्चर है वो चल गया है और गरबा का आयोजन होता है। बड़े बड़े जो आयोजन है वो भी किए जाते हैं नवरात्र के सीजन में। तो सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तो वहां पर उपलब्ध रहती है, लेकिन अचानक से हंगामा हो जाए ये किसी को जानकारी नहीं थी या किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। कुल मिलाकर इसी के लिए पुलिस प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। बहुत शुक्रिया आपका युगल, लेकिन आप बने रहेगा हमारे साथ, लौटूंगे आपके पास कुछ और खबरों पर चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से गरबा पंडालों में बवाल ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आने वाले समय में शांति बहाली की उम्मीद भी अब की जा रही है।
और अब चुनावी खबरों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले नामांकन की बात कर लेते हैं। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस के उम्मीदवारों का आज नामांकन भरा जाना है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी नामांकन की प्रक्रिया में प्रत्याशी के साथ रहने वाले हैं। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होना है, लेकिन आज आपको बताएं कि नामांकन भरने का आखिरी दिन है। इसी के चलते जल्दबाजी पहली लिस्ट में भी हुई, लेकिन आज के लिए खास बात यह है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ सीएम भूपेश बघेल देने वाले हैं। कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे, उनके साथ नामांकन भरवाएंगे। पहले चरण के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। दूसरा चरण 17 नवंबर की तारीख। तो चुनाव से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पहले चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कांग्रेस के उम्मीदवारों का आज नामांकन भरा जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद उम्मीदवारों के साथ होंगे, और ये महत्ता इसलिए भी रखता है क्योंकि हौसला अफजाई के तौर पर आप इसे देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी, अन्य नेताओं की, बड़े नेताओं की मौजूदगी ये स्पष्ट करने के लिए काफी होती है कि कांग्रेस या कोई भी पार्टी एकजुट है, इसी प्रकार से चुनाव लड़ने वाले हैं, और इसी एकजुटता का संदेश कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सीएम भूपेश बघेल आज उम्मीदवारों के साथ पहुंचेंगे। कलेक्ट्रेट में नामांकन भरा जाएगा। ये बीते दिनों की कुछ तस्वीरें भी आप देखिए, जब वो खुद भी साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता लगातार उम्मीदवारों के साथ पर्चा भरवाने के लिए पहुंचते रहे। तो आपको बताएं कि 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी तमाम उम्मीदवारों के साथ रहेगी। कलेक्ट्रेट तक पहुंचेंगे, नामांकन भरवाएंगे। 7 नवंबर को मतदान है, 17 नवंबर अगले चरण का मतदान, 3 दिसंबर को नतीजे। उससे पहले नामांकन भरा जाना जरूरी। और रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हवा चल रही है। जनता को नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। केंद्र की सरकार गांव, गरीबों और किसानों की सरकार है। हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच भी रहा है। विकास पर चुनाव लड़ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला है। सुनिए। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो चुनावी माहौल बना है, उसके पीछे कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए केंद्र की ओर से सहायता दी है। एक के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। यहाँ के किसानों के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा धान की खरीद के लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये खाऊ सरकार जो एक दिल्ली के अपने नेताओं के लिए एटीएम बन गई है, और यहाँ तो कहा जाता है छत्तीसगढ़ में भूपे करो, और ये भूपे करो का साफ मतलब है कि ऑल टाइम मनी अगर कांग्रेस को जाता है तो छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ के भ्रष्टाचार से, चाहे वो खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, तबादला माफिया हो, ये माफियों की सरकार से मुक्ति पाना चाहती है छत्तीसगढ़। चलिए सीधे रायपुर लिए चलते हैं। सहयोगी युगल लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, अनुराग ठाकुर को हम सुन रहे थे और अब मुझे लगता है कि बातें आम होने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान भी जब बड़े नेता आएंगे तो इसी तरह से हमला बोलने वाले प्रदेश सरकार पर। युगल, क्या मायने इसके? बिल्कुल देखिए, केंद्रीय जो मंत्री हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और वो लगातार दौरे पर हैं छत्तीसगढ़ के, खास करके दौरे पर पे। और जिस तरह से राज्य सरकार पर करारा हमला बोला है, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, चाहे टिकट वितरण को लेकर के हो, तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उसे लगातार ये उठाते रहे हैं। और ठीक जो राज्यसभा के उप जो नेता प्रतिपक्ष हैं प्रमोद तिवारी, वो भी यहाँ पर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि छत्तीसगढ़ उन राज्यों को प्रभार अमित शाह को दिया जाता है, केंद्रीय गृह मंत्री को, जहां पर हार सुनिश्चित होती है। जिस पर अनुराग ठाकुर है केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए ये कहा है कि उत्तर प्रदेश जहां से वो आते हैं प्रमोद तिवारी, उनकी स्थिति क्या रही है। 2014 के भी चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार हमले हो रहे हैं, और इस तरह से जब बड़े नेता आता है, केंद्रीय नेतृत्व
नेतृत्व जब यहाँ छत्तीसगढ़ पे आते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसे जमकर उठाते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की बात तो करते हैं, ईडी की कार्रवाई की बात करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि लगातार जो हमला है केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य सरकार को लेकर के कर रहा है। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरह से हमला बोला था, तो उस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अब जो कांग्रेस की सूची होगी उसके बाद आएगी, उसके बाद वो बात करने लायक भी नहीं रहेंगे। तो इस तरह के जो बयानबाजी है, तल्खियां है, वो लगातार देखी जा रही है दोनों ओर से। अब फिलहाल लगातार केंद्रीय नेतृत्व है वो सघन दौरे पर हो और बीजेपी पूरी ताकत है छत्तीसगढ़ में झोंकी हुई है और वो चाहते भी हैं कि छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है वो बने। जिस तरह के 2018 के चुनाव में करारी हार जो बीजेपी को हुई थी, तो उन हार को पाटना चाहते हैं, उन खाइयों को पाटना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाने की दिशा में बीजेपी है वो लगातार प्रयास कर रही है। यही वजह है कि केंद्रीय नेतृत्व है वो बार बार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहा है। जी बिल्कुल। और केंद्रीय नेताओं के आने के बाद एक और बात युगल कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सुधारिएगा, जितने भी केंद्रीय नेता पहुंच रहे हैं, बयानबाजी करते हैं, जब भी मंच से संबोधित करते हैं, वो सरकार बनने के बाद क्या करेंगे, क्या वादा होगा उनका, किस तरह से जनता का विकास करेंगे, इस पर कम फोकस रखते हुए प्रदेश सरकार की नाकामियों को गिनाने का काम लगातार किया जा रहा है। यही रणनीति क्या बीजेपी की, युगल? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जिस तरह से सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो उसे सड़क से लेकर के सदन तक बीजेपी लगातार घेरते आ रही है। खास करके जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं उसे बीजेपी ज्यादा तरजीह दे रही है और शराबबंदी का मामला है उसे उठा रही है। प्रदेश में अपराध जो बढ़ रहे हैं उन मुद्दों को लेकर के लगातार जो है वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया था जिसमें 36 वादा किया था, तो कांग्रेस कह चुकी है कि 34 लगभग 34 वादाएं हैं वो पूरी हो चुकी है। लेकिन बीजेपी का भी मैनिफेस्टो है वो सामने नहीं आया है, किस तरह के विकास कार्य होंगे। बीजेपी ये जरूर कहती है कि 15 साल का उन्हें जो अनुभव है, इसके साथ ही साथ केंद्र में और जब डबल इंजन की सरकार होगी केंद्र और राज्य में, तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। तो ये चाहते हैं, बीजेपी नेतृत्व जो चाह रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, तब ये विकास की बात लगातार यही पैटर्न हम देखते आ रहे हैं। लेकिन कितना असर इसका होता है ये देखने वाली बात। बहुत शुक्रिया आपका युगल फिलहाल पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और चुनावी साल, चुनावी समय से बीच कुछ अन्य खबरें भी। मुंगेली से फिलहाल एक बड़ी जानकारी, बाहरी प्रत्याशी को लेकर विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी में विरोध की सुगबुगाहट पहले भी थी और अब एक बार फिर से इसे सच करती हुई खबरें सामने आ रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बगावत की है, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य भी विरोध में उतर आए हैं। स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देने पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी भी दे रहे हैं पार्टियों को। मुंगेली से ये जानकारी, बीजेपी जिला पंचायत सदस्य की तरफ से विरोध, कांग्रेस में भी इसी प्रकार विरोध की सुगबुगाहट, भारी प्रत्याशी को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ से भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने भी बगावत की है। बीजेपी के नेता भी लगातार इसी तरह से धीरे धीरे कर अपनी नाराजगी बताते हुए इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की धमकी दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार मिल रही है। तो स्थानीय लोगों को टिकट नहीं देना क्या दोनों ही पार्टियों पर भारी पड़ने वाला है, ये एक सवाल उठता ही है। असर इसका कितना आगे तक जाएगा ये देखने वाली बात। और क्या प्रेशर पॉलिटिक्स में पार्टी अपने पुराने निर्णय को बदलेगी, परिवर्तन होगा उसमें और कुछ नए नाम पार्टी की तरफ से जारी किए जाएंगे। ये कुछ तमाम संभावनाएं हैं जो इस तरह की खबरों की बात बनती है। और गरियाबंद से अगली बड़ी खबर आपको बताएं, निर्वाचन आयोग ने एक नोटिस जारी किया है। 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निर्वाचन प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे थे ये कर्मचारी। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, कर्मचारियों का पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। आचार संहिता लगी हुई है और इसी बीच निर्वाचन आयोग की तरफ से नोटिस, 56 कर्मचारी जो कि प्रशिक्षण शिविर में नहीं पहुंचे, क्यों नहीं पहुंचे, अब ये कारण बताओ नोटिस के उत्तर में उन्हें बताना होगा। जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, 56 कर्मचारियों की गैर मौजूदगी और उसके बाद ये खबर निकलकर सामने आई। आपको बताएं कि गरियाबंद में प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा था, 56 कर्मचारी नहीं पहुंचे, जबकि पहुंचना बेहद ही अनिवार्य माना जाता है। चुनावी समय है
और इसी के चलते निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। आपको बताएं कि 56 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। ये बताया गया कि आपको पहुंचना अनिवार्य था, इसके बावजूद गैर मौजूदगी ये स्पष्ट करती है कि गंभीरता नहीं है और इसी के चलते अब जवाब पेश करना होगा 56 कर्मचारियों को कि आखिर क्यों प्रशिक्षण कार्यक्रम में ये कर्मचारी नहीं पहुंचे हैं। आयोग की तरफ से नोटिस जारी होना बड़ी बात। इससे पहले भी आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर मामले सामने आ चुके हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे बिलासपुर की, जहां श्रद्धालुओं से भरी एक पिकअप ट्रक से टकरा गई है। पिकअप में सवार 22 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। दर्जन भर श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें लगी हैं। आपको बताएं कि कोरबा जिले के चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर बिलासपुर के अमेरी श्रद्धालु लौट रहे थे। रतनपुर बाईपास में हादसा हुआ, घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर बिलासपुर सीएमएचओ राजेश शुक्ला भी पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल भेजा गया, हाल जाना गया उनका। मामले की जांच में रतनपुर पुलिस भी जुटी हुई है कि आखिर किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। बिलासपुर से खबर, पिकअप और ट्रक की टक्कर जिसमें श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आई हैं। 22 से ज्यादा श्रद्धालु गंभीर घायल, अस्पताल में इलाजरत है। रतनपुर पुलिस मौके पर मौजूद, सीएमएचओ को खुद पहुंचना पड़ा, इतना गंभीर है हादसा। अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाना पड़ा है। सहयोगी उमेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमेश, क्या कुछ हुआ है हादसे के दौरान? देखिए, ये पूरा मामला कल का है जब यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पिकअप में सवार होकर चैतुरगढ़ से माता के दर्शन कर लौट रहे थे। इसी दौरान जो रतनपुर बाईपास है वहां पर एक खड़ी ट्रक पर ये जो पिकअप है जा टकराया है, जिसमें 22 लोग को चोट आई है। वहीं दर्जन भर जो लोग हैं वो गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका उपचार जो है अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर जो सीएमएचओ राजेश शुक्ला है वो वहां पर पहुंच गए थे, घायलों का हाल चाल जाना। इसके साथ जो गंभीर जो मरीज थे उनको तत्काल रिफर किया गया है। आपको बता दूं कि कल जो है वो रफ्तार का कहर बिलासपुर में देखने को मिला। इसके अलावा एक घटना बिलासपुर में और हुई थी जब तेज रफ्तार अनियंत्रित कार कॉलेज छात्राओं को टक्कर मारी थी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा जो छात्राएं हैं वो गंभीर रूप से घायल हुई थी। तो लगातार जो ये देखा जा रहा है कि सड़क हादसे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करना कहीं ना कहीं एक बड़े हादसे को अंदेशा देता है और यही वजह है कि लगातार इस तरह की घटनाएं हुई है। आज भी एक घटना निकलकर सामने आ रही है। केंदा मोड़ पर जो है एक यात्री बस पलटने की सूचना मिल रही है, जिसमें दर्जन भर लोग घायलों की सूचना मिल रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि अभी जो वहां पर घटना हुई है उन मरीजों को, उन घायलों को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि तत्कालिक घटना है। तत्काल में ये जानकारी मिली है कि एक यात्री बस जो है वो केंदा के पास पलटी हुई है। जी ठीक है, यानी कि बेहद ही गंभीर हादसा। चूंकि आंकड़ा भी काफी ज्यादा देखने वाली बात हो कि आगे कब तक क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल उमेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां शहर में वाटर सप्लाई को लेकर जानकारी सामने आ रही है। समय बदला गया है इसका, सभी सेक्टर्स में अलग अलग वक्त पर अब पानी मिलेगा। आज से वाटर सप्लाई के वक्त में बदलाव सामने आया है। सेक्टर 4 की टंकी टूटने से मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई। पहले सुबह 9 से 11 बजे तक वाटर सप्लाई होती थी। बीएसपी प्रबंधन ने शेड्यूल अब इसका जारी कर दिया है। समय में परिवर्तन रहेगा। सेक्टर 4 की टंकी टूटने के चलते परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वाटर सप्लाई में आज से ही समय में परिवर्तन की स्थिति, वाटर सप्लाई का समय बदल दिया गया है। सभी सेक्टर्स में अलग अलग वक्त पर पानी आपको मिलेगा। हालांकि इस बारे में जानकारी अब निगम की तरफ से ही सामने आनी है कि सेक्टर 4 की टंकी को सुधारने में कितना समय लगता है, क्योंकि इसी परेशानी के चलते वाटर सप्लाई बिगड़ा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मीट ऑन। कांग्रेस से मुस्लिम प्रत्याशी